हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम मिड टर्म एग्जाम क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्वेश्चंस की हेल्प मिलेगी, पेपर पैटर्न की हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आप अपना पेपर वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपको 3 सेक्शंस दिए गए हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर का एंड लिटरेचर। ठीक है, एंड इसमें हर एक जो क्वेश्चन है आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो सेक्शन ए में जो आपको दिया गया है रीडिंग सेक्शन है, इसमें आपको पैसेज दिए गए हैं, 2 पैसेज दिए गए हैं, ईच हैविंग 10 मार्क्स। ठीक है, सो इसको हम रीड करेंगे। तो कंप्लीट पैसेज को रीड करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए जो आपका पेपर है उसमें सेम आएगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इस पैसेज को, इस तरह के पैसेज को कैसे कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो पैसेज दिया गया है उसमें डेविएशन की जो कहानी है वो दी गई है। शी वॉज फर्स्ट वुमेन टू सेल सिंगल हैंडली टू द अटलांटिक ओशन। और उसको जो गिफ्ट हैं वो रिसीव होते हैं अपने फ्रेंड्स की तरफ से, बट वो उनको देखकर भी क्या नहीं होती है, खुश नहीं होती है, चेयर अप नहीं होती है, और वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है। और उसका पैशन है एविएशन का। एविएशन यानी जिसे बाहर घूमना होता है, वो उसका पैशन है। एंड शी वॉज अमंग द फ्यू अमेरिकन्स टू बिकम ए पायलट। उसकी मैरिज होती है फ्रैंक डेविएशन से। ठीक है, फ्रैंक डेविएशन, और उसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाता है। बाद में क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड को खो देती है। एंड फिर वो जो है वो अपनी जर्नी जो है वो शुरू करती है। और ओशन जो है वो कैसा था, काम था जब वो अपनी जर्नी शुरू करती है। तो जो साउंड आ रही थी वो लाइक दैट वाज गुड फॉर हिज मोरल। उसको एक तरह से जो मॉरल सपोर्ट है वो उसको दे रही थी। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर अ लिटिल विंड टू ब्लो बट देयर वाज स्क्वेल। शी गेव अप ट्राइंग एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस शी कंसोल्ड हरसेल्फ बाय रीडिंग पोइट्री इन द कैबिन एंड डिस्कवरिंग मेमोरी गेम्स। तो इस तरह से वो अपने आप को चेयर अप करने की कोशिश करती है, पोइट्री रीड करती है। एंड आफ्टरनून में लिटिल डिज़ायरेबल जो विंड है वो चलने लगती है। एंड शी कुड कवर अ शॉर्ट डिस्टेंस टूवर्ड्स हर गोल। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और इस तरह से जो है वो अपना जो आगे अपनी मोरल को हाई करने के लिए वो माइल्स डेज कैलकुलेट करती रहती है। शी न्यू शी वॉज ओनली अबाउट 700 माइल्स फ्रॉम बारबाडोस। ठीक है, तो वो जानती थी कि वो केवल जो है 700 माइल्स जो है दूर है। एंड शी वॉज एक्सपीरियंस फटीग। फटीग क्या होता है, थकावट होना। So she was experienced fatigue though the twin stay sails were working again and she was slowly heading towards the goal. धीरे धीरे वो बढ़ रही थी। She suspected that it was due to the deficiency of vitamin though she has faithfully taken her vitamin tablet. उसको पता था, उसको मतलब सस्पेक्ट हो रहा था, संदेह था कि वो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण है, बट वो ले भी रही थी। So she decided to head for Barbados, nearest West Winds Island, and though has originally planned for Antigua. And this is also due to her mental depression, and which was big concern. तो वो mental depressed भी हो रही थी. She struggled a lot to sail to the northwest, reefing and changing sails constantly. एंड यूजफुल इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो वो धीरे धीरे आगे जो है वो जा रही थी। एंड नाउ देयर वाज वन मोर रीजन फॉर एन डेविएशन टू वरी अबाउट। शी हैड क्रॉस द एस्टिमेटेड 60-day मार्क फॉर हर वॉयस एंड द स्टोर ऑफ बोथ फूड एंड वाटर वाज गोइंग टू बी शॉर्ट। अब जो उसका खाना था वो भी कम पड़ रहा था, पानी जो है उसके पास नहीं था पीने के लिए। सी ट्राई हैवी रोप टू मेक ए फ्लेसिटी एंड स्टीयर बेटर। तो उसने जो रोप्स हैं उसकी वो हल्के वाली थी, एंड फिर उसने हैवी रोप्स जो है वो यूज़ की, बट द रोप गॉट टेंगल्ड अप। अब जो रोप्स थी वो आपस में टेंगल्ड हो गई, उलझ गई। एज द डायरेक्शन ऑफ स्क्वेल्स वर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली शी हैड टू पुल द रोप्स इनटू कॉकपिट एंड अनटेंगल देम। उसने उनको सुलझाया, उससे भी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, थक गई। दिस एग्जॉस्ट हर इवन मोर एंड हर आइज वर गेटिंग सो स्वोलन दैट हर आई साइट वॉज गेटिंग पुअर। उसकी जो आई साइट थी इतना ज़्यादा काम करने से वो पुअर हो गई। एंड फाइनली ऑन 18 जनवरी वीक एंड डिस्पिरिटेड शी मेड अ फेंट शेप ऑन द ऑरिजन द माउंटेन आउटलाइन ऑफ बारबाडोस। और उसने इस तरह से अपनी जो जर्नी है वो पूरी की। तो इसको आप अच्छे से रीड ज़रूर कीजिए। और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, सबसे मेन जो क्लू पॉइंट है यहाँ पे कि जब भी आपको इस तरह से अनसीन पैसेज करना होता है तो आप क्या कीजिए, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। एंड उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए पहले कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, और फिर जहां आप उस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश कीजिए पैराग्राफ में जहां से आपने पढ़ा है। तो क्वेश्चन साथ साथ देखेंगे तो आइडिया रहेगा कि इस क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसका आंसर जो है यहाँ दिया गया है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको MCQs दिए गए हैं। व्हाट डिड एन डेविएशन रिसीव एज ए क्रिसमस गिफ्ट। उसको क्रिसमस गिफ्ट में क्या मिला था, तो उसको क्या मिला था, उसको यहाँ पे मिले थे ग्रीटिंग कार्ड एंड स्मॉल गिफ्ट जो है उसको मिले थे। तो फर्स्ट का आंसर आपका C हो जाएगा। Second one is even though Anne Trevisan single-handedly sailed to the Atlantic Ocean, she had a passion for। किसके लिए उसको पैशन था, उसको पैशन था एविएशन का।
ठीक है, एविएशन, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन इज व्हाट क्रिएटेड अ डिज़ायर इन हर टू सेल अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। व्हाट क्रिएटेड अ डिज़ायर, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा एन गेटिंग ए जॉब एंड बोट फेलिसिटी एन, ये ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अलार्मिंग एंड व्हेन शी वाज सेलिंग। तो अलार्मिंग एंड जो है क्या उसको अलार्म कर रहा था जब वो सेल कर रही थी, यानी उसको किस चीज़ का जो है एक तरह से डर लग रहा था, तो वो था उसको जो फ्यूल है उसका वो भी कम हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोअरिंग मार्क ऑफ फ्यूल। ठीक है, जो मार्क है वो फ्यूल का वो नीचे जा रहा था। एंड फिफ्थ वन इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 2 विच मीन्स द सेम एज एनेक्सियस। एनेक्सियस होता है कि जैसे नर्वस हो जाना, चिंता में हो जाना, ये होता है, तो इसमें जो वर्ड है दैट इज नर्वस, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। While waiting for wind to blow, how did Anne console herself? उसने अपने आप को कैसे कंसोल किया? While waiting for wind to blow, जब वो वेट कर रही थी, तो इसका आंसर जो है आपका इसी में दिया गया है। सो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। देखिए दिया गया है ना, सी कंसोल हरसेल्फ बाय रीडिंग पोइट्री इन द कैबिन एंड डिस्कवरी मेमोरी गेम्स। तो यहाँ तक आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, वाई डू यू थिंक द ऑथर सेज द साउंड वॉज गुड फॉर हिज मोरल। आप कैसे ऑथर जो है कैसे आप सोचते हो कि ऑथर ने कहा था कि जो साउंड है वो गुड है, किसके लिए? उसकी मोरल को इंक्रीज करने के लिए। सो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, शी डिसाइडेड टू रन लिटिल एवरी डे। यहाँ से हो जाएगा, इट केप्ट द इंजन फ्रॉम कोरोडिंग एंड द साउंड वॉज गुड फॉर हिज मोरल। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, शी डिसाइडेड से लेकर मोरल तक। Let's move to the question number 8. What did Anne Davishan do when squall struck and she could not sail anymore? तो उसने क्या किया था जब स्क्वेल जो है वो स्ट्रक कर गई थी एंड वो और ज़्यादा सेल जो है वो नहीं कर पा रही थी, तो तब उसने क्या किया था? सो यहाँ से इसका आंसर आएगा, देखिए दिया गया है, बट देयर वाज अ स्क्वेल। स्क्वेल क्या होता है? एक सडन स्टॉर्म होता है विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, वो उसको हम स्क्वेल कहते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वेल आया था, शी गेव अप ट्राइंग एंड इंस्टेड ऑफ, यहाँ से आप इसको लिखेंगे कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस, उसने क्या किया था ये बताना है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस शी कंसोल्ड हरसेल्फ बाय रीडिंग पोइट्री इन द कैबिन एंड डिस्कवरिंग मेमोरी गेम्स। तो यही वाला आंसर इसमें हम लिख सकते हैं। एंड ये भी आ सकता है इसके अंदर, शी केप्ट हर मोरल हाई, कैलकुलेटेड माइल्स एंड डेज व्हेन द स्क्वेल्स हैज कम, ये भी इसके अंदर आ सकता है। तो इसमें से आप जो है यहाँ से आंसर इसका लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, वाई डिड एन डेविशन डिसाइड टू हेड फॉर बारबाडोस ऑल्दो शी हैड ओरिजिनली प्लान फॉर एंटीगुआ। कि जो है एन डेविशन उसने डिसाइड किया बारबाडोस के लिए, बट ओरिजिनली उसका प्लान जो है वो कहाँ जाने का था? वो एंटीगुआ जाने का था। ठीक है, सो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है दैट शी वाज एक्सपीरियंस फैटिग। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा जो है थक गई थी, फटीग हो गई थी, और सेकेंडली कि उसको जो बहुत ज़्यादा एक मेंटल डिप्रेशन भी फील हो रहा था। तो ये कुछ मिला के आप इसमें लिखेंगे। सो शी वाज एक्सपीरियंस फैटिग एंड मेंटल डिप्रेशन, ये आप आंसर लिखेंगे, शी वाज एक्सपीरियंसिंग फैटिग एंड मेंटल डिप्रेशन। सो सी सस्पेक्टेड दैट इट वाज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, की विटामिन की डेफिशिएंसी भी उसको फील हो रही थी। सो एज ए कॉन्सिक्वेंसेस की, इन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से डिसाइडेड टू हेड फॉर बारबाडोस दो द शी हैड ओरिजिनली प्लान फॉर एंटीगुआ। तो ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, बट 1 मार्क का है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि ड्यू टू द फैटिग एंड मेंटल डिप्रेशन ओनली, ये आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एग्जॉस्टेड हर इवन मोर। व्हाट एग्जॉस्ट क्या होता है? यानी उसको और ज़्यादा किसने थका दिया? तो ये जो है आपको बताना है। तो उसको और ज़्यादा थकाया था जो रोप्स थी उन्होंने, जो रोप्स एटेंगल्ड हो गई थी। तो यहाँ पे द रोप्स गॉट टेंगल्ड अप एज द डायरेक्शन ऑफ स्क्वेल्स वर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। बस आप इसमें ये लिख दीजिए दैट द एंटेंगल्ड रोप्स एग्जॉस्टेड हर मोर एंड मोर। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आप इसको, आपको यहाँ से हिंट मिलेगा, द रोप्स गॉट टेंगल्ड अप एज द डायरेक्शन ऑफ स्क्वेल्स वर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। जो स्टॉर्म था, तूफान था, उसकी जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही थी, जिसके कारण जो रोप है ना,
वो उलझे जा रही थी और उसको उनको बार बार जो है अनटेंगल करना होता था एंड इससे वो और ज़्यादा क्या हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी. So the ropes got tangled up as the direction of squirrels were changing constantly. She had to pull the ropes into cockpit and untangle them. It exhausted her more and more. तो ये आप इसमें लिख सकते हो. Now let's move to the passage number 2. ये आपको दिया गया है रिवर गंगा को लेकर. ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छे से रीड कर लेंगे. रिवर गंगा इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर. मदर है, हमारी गॉडेस है, एक लाइफ लाइन है मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए जो कि बैंक्स के किनारे रहते हैं. एंड रिवर गंगा इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू इट. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. इंडिया में ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है एंड थर्ड लार्जेस्ट रिवर है. द रिवर वाटर ऑफ गंगा इज़ यूज फॉर इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फिशिंग. तो जो गंगा का वाटर है वो इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिशिंग के लिए यूज़ होता है. गंगेटिक प्लान फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड है एंड 10% जो पॉपुलेशन है वो लगभग जो है इसके ऊपर डिपेंड है एंड अपना जो जीने के लिए जो साधन है वो कलेक्ट करते हैं. और द गंगा इन इंडिया इज़ द मोस्ट वर्शिप बॉडी ऑफ वाटर. इसका पानी जो है वो पूजनीय है इंडिया में. एंड आयरनी जो है क्या है कि स्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट वर्शिप, ये सबसे ज़्यादा गंदी भी है. बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो पॉल्यूशन है वो है और इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट इसके अंदर डाल दिया जाता है. ये बहुत ईजी पैराग्राफ है बच्चों. अनदर मेजर रीज़न दैट एड्स टू द गंगा रिवर पॉल्यूशन इज़ द कोल बेस्ड पाउडर डाल दिया जाता है, ऐश डाल दी जाती है. तो ये सारा रीज़न रहेगा. बैड सिचुएशन कॉल्स फॉर एन अर्जेंट नीड टू मेक एफर्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड रिवाइव रिवर गंगा. To achieve these objectives, the government of India has started a program, नमामि गंगे प्रोग्राम. तो नमामि जो है गंगे प्रोग्राम ये चलाया गया है इसको साफ करने के लिए. मेन पिलर्स जो है इसके क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट है, यानी क्या क्या मेन फोकस है. रिवर सरफेस क्लीनिंग है, एफोरेस्टेशन है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है एंड पब्लिक अवेयरनेस है. तो ये सारे इसके अंदर मेन इसके आइडियाज़ हैं जो इंक्लूड किए गए हैं. Importance of the success of Namami Gange program can be seen through the various lines. Ganga dies, India dies. If Ganga thrives, India thrives. No Ganga, no India. यानी ये स्लोगन जो है वो इसकी सफाई के लिए जो है दिए गए हैं. अब यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज यू हैव टू आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन. बट उससे पहले यहाँ पे आपको एक ग्राफ पेपर दिया गया है. इसमें अगर आप देखें तो कितना पैसा स्पेंड किया गया है क्लीनिंग करने के लिए गंगा की. 2015, 16 और 18, 19 ये सारा डाटा यहाँ पर दिया गया है. देखिए यहाँ पे सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो शेड्स दी गई हैं वो यहाँ पे क्लियर नहीं है. तो आपको जब ये आंसर अगर यही वाला आता है पैराग्राफ तो आपको सेम अगर आता है तो इसमें शेड आपको बिल्कुल क्लियर मिलेंगे. बट यहाँ पे अभी शेड्स जो है वो क्लियर नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा से. ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कि इसमें जो डार्क शेड है ये वाली शेड है ये उत्तर प्रदेश को दिखा रही है. और बेबी जो लाइट वाली शेड है आई थिंक ये वाली शेड ये बिहार को शो कर रही है. और थोड़ा सा जो लाइट शेड है वो वेस्ट बंगाल को शो कर रही है. बट इसमें भी फिर अलग से जो है कुछ ऐसा क्लियर नहीं है. तो हम केवल आइडिया सा लेकर चलेंगे. बस आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट जो आपको एमसीक्यू दिया गया है, द पॉल्यूटेंट्स दैट मेक रिवर गंगा वेरी डर्टी. तो कौन कौन से हैं, ये सारे ही हैं. इंडस्ट्रीज से निकलता है, सिटीज से निकलता है. तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा. सो फर्स्ट का आंसर आपका डी रहेगा. सेकंड इज द गंगा वाटर इज यूज्ड फॉर. तो जो गंगा का वाटर है वो किसके लिए यूज किया जाता है, इरीगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशिंग के लिए. तो ऑल ऑफ द अबव सेकंड का भी आंसर आपका डी रहेगा. थर्ड वन इज द नमामि गंगे प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय. तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो किसने चलाया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है. तो इसका आंसर आपका सी रहेगा. नेक्स्ट वन इज मोस्ट पीपल इन इंडिया कंसिडर रिवर गंगा एज. तो जो है मोस्ट पीपल इन इंडिया कंसिडर रिवर गंगा उसको क्या समझते हैं, मदर, गॉडेस, रिवर, बोथ 1 and 2. तो बोथ 1 and 2 मदर और गॉडेस दोनों ही समझते हैं. तो डी जो है इसका आंसर रहेगा. फिफ्थ वन, एज पर डाटा गिवन इन द ग्राफ द स्टेट उत्तराखंड स्पेंट लेस अमाउंट इन ईयर. एज पर डाटा इन द गिवन ग्राफ द स्टेट उत्तराखंड स्पेंट लेस अमाउंट इन ईयर. कौन से ईयर में सबसे कम जो है उत्तराखंड ने स्पेंड किया है जो पैसा है वो. तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखें उत्तराखंड का, इसमें हमें यहाँ देखना होगा. तो इसमें दिया गया है, देखिए सबसे अगर हम ग्राफ देखें सो इसमें देखिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. तो ये उत्तराखंड की शेड ये है. अब ये शेड जो है ये कई सारी नज़र आ रही हैं. बट हम अगर देखें तो मान लीजिए ये वाली शेड है 15-16 में नहीं हुआ, 16-17 में नहीं हुआ, 17-18 में जो है कुछ खर्च किया गया है 183.6 करोड़. तो हम आंसर लिख देंगे 2017-18. ये जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा. ठीक है, क्लियर सा नहीं दिया गया है बट कोई नहीं, हमें आइडिया लेना है.
सो 2017-18 डी जो है इसका आंसर रहेगा। 6 क्वेश्चन देखिए, एज पर डाटा गिवन इन द ग्राफ इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर वर कवर्ड टू क्लीन रिवर गंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर वर कवर्ड इन विच ईयर, तो आपको ईयर बताना है कि कौन से ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर जो है वो कवर किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में ही दिया गया है, किलोमीटर्स दिए गए हैं, तो सबसे मैक्सिमम नंबर किस में किए गए हैं, 2017-18 में कवर जो है वो किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका 6th वन जो है ये आ जाएगा 2017-18। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव नियर गंगा, तो कितनी पॉपुलेशन रहती है, अब अप्रॉक्सीमेट 10% आंसर आ जाएगा। 8th है, व्हाट वाज द नंबर अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट स्पेंट इन क्लीनिंग रिवर गंगा बाय बिहार, तो बिहार जो है उसने कितना स्पेंड किया है, तो आप ग्राफ से देखेंगे तो लगभग 195.3 करोड़ जो है इसका आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है, नेम एनी 2 मेन पिलर ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। एनी 2 मेन पिलर, तो मेन पिलर जो है दिए गए हैं, देखिए हमने अभी जस्ट जब हमने रीड किया है तो यहाँ पे हमने पढ़ा है दैट 2 मेन पिलर्स आर, द मेन पिलर्स देखिए ये दिया गया है ना, द मेन पिलर्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन, ये सारे दिए गए हैं। तो आपको कोई भी 2 लिखने हैं तो आप 2 लिख दीजिए, सीवेज ट्रीटमेंट और रिवर सरफेस क्लीनिंग, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। आफ्टर दैट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, what is special about the Gangetic plain formed by the river Ganga, तो जो स्पेशल क्या है अबाउट द गंगेटिक प्लेन फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ये देखिए, द गंगेटिक प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑन द अर्थ। ये है सबसे मेन कि जो ये एरिया है ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है अर्थ की। ठीक है, तो ये इसके बारे में सबसे मेन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 2 पैसेज दिए गए थे जो हम कर चुके हैं और ये हमारा रीडिंग सेक्शन था। तो अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें, सेक्शन बी दैट इज द राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, इट आल्सो हैविंग 20 मार्क्स हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या दिया गया है बच्चों, यू अलॉन्ग विद योर फैमिली रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ जयपुर फेमस फॉर इट्स हवा महल। यू ऑल नो कि जो जयपुर है उसमें जो है क्या है, फेमस हवा महल है, द पैलेस एंड फोर्ट्स, और वहाँ पे बहुत सारे पैलेस हैं, फोर्ट्स हैं, इन सब के लिए जयपुर सिटी जो है वो फेमस है। Shopping in Jaipur is also excited as there are many things to buy. Write a descriptive paragraph about your visit in 100 to 120 words. A picture is given below for reference. तो हवा महल के बारे में आपको जो है एक पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स के लिए for 5 मार्क्स। तो आपको इसमें जो भी आपको उसके बारे में पता है वो सारा इसके अंदर आप लिख सकते हो। रेफरेंस के लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। जयपुर इज़ ए ग्रेट प्लेस टू विजिट विद सो मैनी हिस्टोरिकल साइट्स एंड द कल्चर एंड tradition has influenced theirs a lot. It's very beautiful and it is heritage tourist site, the Hawa Mahal. It is famous for the wind being there as we go, in which so many areas filled with air, and shopping was the best thing at Jaipur. There was a small dhaba with loads of traditional food such as ढोकला, पानी पूरी, आलू पराठा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे। इट वॉज थ्रिलिंग एंड शॉपिंग मॉल हैड गेम्स टू बी प्लेड, तो शॉपिंग मॉल्स में गेम्स हैं, एंड द ड्रेसेज एट ईच ऑफ देम was very great as the culture and tradition was influenced in those dresses itself, कि जो ड्रेसेस है उनमें वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन दिखता है। द प्लेसेस एंड फोर्ट्स वर really huge and had lot of tourists, so Jaipur is truly a part of incredible India। तो ये जो है आप इस तरह का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस ईयर यू विजिटेड योर विलेज होम टाउन एंड स्टे विद योर ग्रैंड मदर फॉर 2 months। आप गए हो अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके साथ रहे हो 2 months के लिए। शी टुक गुड केयर ऑफ यू, यू एडमायर हर फॉर हर काइंड एंड हार्ड वर्किंग नेचर। ठीक है, आप उनका जो हार्ड वर्किंग नेचर है, उनकी जो काइंडनेस है, उसको एडमायर करना चाहते हो। डिस्क्राइब योर ग्रैंड मदर इन 100 to 120 वर्ड्स। तो यहाँ पे भी आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, एंड यहाँ पे आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको 2 में से कोई भी एक जो है वो करना होगा। तो इस तरह का जब स्केच लिखना होता है तो उसके लिए कुछ वोकेबलरी आप जो है पहले ही रख लीजिए, जैसे कि उनकी वो अगर इस तरह का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होता है तो हार्ड वर्किंग नेचर और उनकी काइंडनेस के बारे में क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हो। तो कुछ वोकेबलरी वर्ड होते हैं, जैसे किसी की लुक्स के लिए पैराग्राफ लिखना है, तो कुछ ऐसे वो कीवर्ड आप ज़रूर अलग से कॉपी में लिख के रखिए, ताकि आप जब भी इस तरह का किसी के बारे में भी आए तो उसको आप जो है अपने तरीके से उसको मोल्ड करके लिख सको। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। तो आइए इसको हम कर लेते हैं।
सो यहाँ से आप लिखेंगे ये वाला, आई लव माई ग्रैंड मदर एवर सिंस आई यूज टू बी बोर्न, शी हैज़ टेकन केयर ऑफ मी, शी हैज़ टेकन ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रिंगिंग मी अप इन अ वेरी हेल्दी एंड डिसिप्लिन्ड वे। ठीक है, उन्होंने बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे एक हेल्दी और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट देने में निभाई है। माई ग्रैंड मदर कुड बी अ वेरी बोल्ड लेडी, वी विल लर्न लोड्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर, शी कुड बी अ पोलाइट वन हु कैन हैंडल एनी क्वाइट सिचुएशन इन अ वेरी प्रोएक्टिव वे, वो बहुत ही पोलाइट हैं और किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। माई ग्रैंड मदर कुक फाइन एंड शी प्रिपेयर डिलीशियस फूड वेन एवर वी विजिट अवर नेटिव, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना जो है डिलीशियस फूड वो तैयार करती हैं। तो कुछ इस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द क्वेश्चन 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी एंड गिव इट टू अ टाइटल ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, 100 to 120 वर्ड्स में 5 मार्क्स में आपको दिया गया है। यहाँ पे एक स्टोरी है, वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, ही हैड 4 सन्स। एक ओल्ड मैन था, उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वार्रेल्ड विद वन अनदर वन फाइन डे। तो अब देखिए, दे क्वार्रेल्ड विद, वे हमेशा झगड़ते रहते थे। आपने यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली ये स्टोरी जो है आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, आपने बहुत बार पढ़ी है कि एकता में जो है वो बल होता है। आप हिंदी में भी पढ़ते हो, इंग्लिश में भी पढ़ते हो, तो इसी को आपको कंप्लीट करना है। सो इससे नेक्स्ट जो है आगे आपको इसको कंप्लीट करना है। सो आगे आप लिख दोगे, वन फाइन डे ही फेल सीरियसली इल, ही वॉज ऑन डेथ बेड, वो मरने वाले थे। ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिज बेड साइड एंड ही वॉन्टेड टू टीच दैम अ लेसन। ठीक है, वो उनको एक लेसन सिखाना चाहते थे बिफोर हिज डेथ। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उन्होंने उनको एक बंडल स्टिक्स का बंडल लाने को कहा। द बंडल वाज ब्रॉट, बंडल लाया गया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल, उन्होंने कहा कि आप बंडल को जो है वो तोड़ दीजिए। ईच ऑफ देम ट्राई हिज बेस्ट, हर एक ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की, बट नो कुड ब्रेक द बंडल, कोई भी बंडल को जो है वो तोड़ नहीं सका। नाउ द वाइज फादर नाउ यूनाइटेड द बंडल, नाउ यूनाइटेड द बंडल, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक वन स्टिक ईच, अब उसने एक एक स्टिक तोड़ने को कहा। नाउ ईच ऑफ देम ब्रोक हिज स्टिक ईजिली, अब सब ने अपनी अपनी जो स्टिक उनको मिली उसको जो है बहुत ही ईजिली तोड़ दिया। नाउ फादर ने उनको एक लेसन बताया, उन्होंने कहा इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम एक साथ हो, नोबडी कैन हार्म यू, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ़ यू क्वार, अगर तुम झगड़ोगे, यू विल सफ़र, तुम सफ़र करोगे। दीज वर्ड्स वर्क मैजिक, और ये वर्ड उनके लिए एक मैजिक का काम कर गए। दे प्रॉमिस टू लिव इन पीस, और वो उन्होंने उनसे वादा किया कि वो जो है हमेशा शांति से रहेंगे। तो इसकी मोरल क्या हो जाएगी, मोरल हो जाएगी इसकी यूनियन इज स्ट्रेंथ, की एकता में जो है क्या होता है, बल होता है। तो ये मोरल होगी यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो आपको पोर्शन दिया गया है और में करके, वो आपको एक डायरी एंट्री दी गई है। यू आर रोहन रायमा स्टडिंग इन क्लास 9th, यू वेंट ऑन अ मॉर्निंग वॉक एंड सॉ अ बॉय ड्रॉनिंग इन अ पॉन्ड। ठीक है, तो वो जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं एंड क्लास 9th में, और वो देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो पॉन्ड में डूब रहा है। एंड यू सेव द बॉय, और आप बच्चे को बचा लेते हो। द क्राउड अप्रिशिएट यू, जो वहाँ पे क्राउड है वो आपको अप्रिशिएट करती है, एडमायर करती है। यू हैव टू राइट द डायरी एंट्री फॉर दिस इंसिडेंट, एंड आपको डायरी एंट्री लिखनी है इस इंसिडेंट के लिए। नाउ अब आपको डायरी एंट्री देखिए कैसे लिख सकते हैं। सो यहाँ से आप डायरी एंट्री लिख लेंगे। देखिए डेट दी गई है, सबसे पहले डेट लिख लेंगे, उसके बाद आप टाइम लिखेंगे एंड डियर डायरी। तो ये आपका सबसे पहले मेन फ्रेम होता है जो आपको लिखना होता है, एंड आपको इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। सो हाई, सो मैनी थिंग्स हैपन टुडे, आज बहुत सारी चीज़ें हुई एंड आई एम रियली हैप्पी विद सम ऑफ देम, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, डायरी जो है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, एंड वी हैव टू इनकलकेट दिस हैबिट। ठीक है, ये हमें हैबिट जो है एज ए स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखने की। इससे आपकी वोकेबलरी एनरिच होगी और एक हैबिट भी बनेगी आपको कि सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जो है उनको बनाने की, फ्रेम करने की। सो दिस मॉर्निंग माई फादर वोक अप मी टू अर्ली, अब इस मॉर्निंग मेरे फादर जो है बहुत जल्दी उठे थे। एंड आस्क्ड मी टू गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, उन्होंने मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए कहा। एंड लाइक एवरी अदर टाइम आई डिडंट वांट टू गो बट आई हैड टू गो, बट जैसे कि जाना नहीं चाहता मैं, बट मुझे जाना पड़ा क्योंकि फादर ने कहा। सो आई वेंट फॉर अ वॉक नियर द लेक, मैं लेक के नज़दीक गया। कैन यू बिलीव व्हाट आई सॉ, मैंने जो है, क्या आप विश्वास कर सकते हैं मैंने क्या देखा। ए बॉय वॉज ड्रॉनिंग द वाटर, एक लड़का जो है वो पानी में डूब रहा था। सो आई ट्राई टू कॉल समवन, मैंने किसी को हेल्प के लिए बुलाया, बट नो मोर केम, आई जम्प्ड इन, बट कोई नहीं आया तो मैं जंप कर गया। एंड ड्रैग द बॉय आउट फ्रॉम द वाटर एंड सेव हिम, और उसको बचा लिया। फॉर डूइंग दैट द क्राउड अप्रिशिएट मी, इसके लिए क्राउड ने मुझे अप्रिशिएट किया। व्हेन आई टोल्ड दिस टू माई मॉम एंड डैड दे फेल्ट वेरी हैप्पी, जब मैंने अपनी मॉम डैड को इसके बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए। बाय सीइंग देयर हैप्पी फेसेस आई फेल्ट इवन मोर हैप्पी,
उनके हैप्पी फेसेस देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट डियर डायरी रोहन। सो यहाँ से आप डायरी एंट्री लिख सकते हो। ना क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन डायरेक्ट स्पीच। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं। यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। सो आपको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। तो देखिए फर्स्ट जो दिया गया है आपको, द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो आप देख सकते हो, इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। द सेल्समैन आस्क्ड मी, अब इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है तो आस्क्ड मी अब क्वेश्चन है, तो इसमें जो कॉमास हैं उनको हटाएंगे तो इफ़ लगेगा। एंड यू जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, दैट आई वॉज इंटरेस्टेड इन द स्कीम। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर दोगे, तो डी जो है इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोनिका सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोनिका सेड दैट आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा फर्स्ट पर्सन। सो इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट शी आ जाएगा इसमें, ठीक है। शी एंड हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। माई जो है वो चेंज हो जाएगा आपका हर में, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर डी हो गया, सेकंड का आंसर ए हो गया। थर्ड दिया गया है मैथ्यू सेड आई विल गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, मैथ्यू सेड दैट आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आ जाएगा, विल जो है वुड बन जाएगा। एंड ही वुड गो टू स्कूल, और नेक्स्ट ईयर जो है वो चेंज हो जाता है द फॉलोइंग ईयर में। तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का आंसर बी। एंड फोर्थ वन इज राहुल सेड आई विल कम टुमारो आफ्टरनून टू टेक माई बुक। तो इसमें जो आपका आंसर होगा देखिए सी को देखते हैं। राहुल सेड दैट ही, एक तो देखिए आई जो है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, याद रखिएगा रूल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो सन वाला। तो यहाँ से आप कर लेंगे, राहुल सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। टुमारो क्या हो जाएगा, किसमें चेंज, नेक्स्ट डे। आफ्टरनून टू टेक, माई जो है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें आ जाएगा माई बुक, टेक हिज बुक, ठीक है। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज दोज दैट फॉलोज। सो इट वाज अ रेनी डे, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी के। सो इट वाज अ रेनी डे, ट्रैफिक वाज बिजी ऑन द रोड। तो इसमें क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, ट्रैफिक वाज बिजी ऑन द रोड। एंड स्पीडिंग बस हिट अ कार बैडली इन द मार्केट। तो इसमें आ जाएगा स्पीडिंग बस, बी में बी का फर्स्ट आ जाएगा, स्पीडिंग बस हिट अ कार बैडली इन द मार्केट। फाइव commuters were badly injured while one person was died, मर गया था, was died, ठीक है। while one person was died on the spot, तो इसमें फर्स्ट होगा। the injured person, डी में आपका आ जाएगा, the injured person were taken to the nearest hospital, the local people were of great help। जो लोकल पीपल थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो इसमें आपका जो ए है उसमें आपका सेकंड होगा, बी में आपका फर्स्ट होगा, सी में आपका फर्स्ट होगा, डी में आपका सेकंड होगा। तो ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। जो ये पैराग्राफ है ये एडिटेड नहीं है, यानी इसमें कुछ करेक्शन होनी है। देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, हर एक जो लाइन है उसमें एक एरर है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है, इनकरेक्ट जो वर्ड है उसको आपको लिखना है और उसको करेक्ट करके जो है फिर बताना है कि क्या आएगा। सो एक एग्जाम्पल दिया गया है, द सरपंच वाज अ चीफ गेस्ट द स्वीट्स। अब देखिए द सरपंच वाज अ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे द आ जाएगा, चीफ गेस्ट हैं तो इसमें ये आ जाएगा आपका। इसी तरह सेकंड में देखिए, इसमें आपको जो दिया गया है
वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू टीम। अब यहाँ पे टू की बात की जा रही है तो यहाँ पे अमंग जो है वो गलत है। अमंग होता है दो से ज़्यादा में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो अमंग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दो के लिए यूज़ होता है बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा बिटवीन। तो अमंग इसके अंदर क्या है, अमंग इसके अंदर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको जो है हम सर्कल कर देंगे अमंग को, और यहाँ पे जो ठीक में लिखेंगे आप वो लिख देंगे बिटवीन। उसके बाद है विच हैव रीच द फाइनल्स। हैव की जगह इसमें आ जाएगा, हैव गलत है, यहाँ पे हैव की जगह आ जाएगा इसके अंदर हैड। विच हैड रीच्ड द फाइनल्स। रूरल स्पोर्ट्स इवेंट आर प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाई, नॉट आर, पास्ट में आएगा तो इसमें आ जाएगा आर की जगह वर आएगा। ठीक है, वर स्पोर्ट्स टैलेंटेड। द गवर्नमेंट मे होल्ड सच इवेंट्स। मे की जगह इसमें क्या आ जाएगा, मे की जगह इसके अंदर आ जाएगा माइट होल्ड सच इवेंट्स टू एनकरेज द रूरल चिल्ड्रन एंड यूथ। तो ये जो है इसमें आपके ठीक रहेंगे। अमंग की जगह बिटवीन, हैव की जगह हैड, आर की जगह वर, मे की जगह माइट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो ग्रामर की बुक होगी उसमें काफ़ी सारे करेक्ट जो इस तरह के एरर होते हैं वो दिए हुए होते हैं, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इसके लिए आपको टेंसेस का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा ग्रामर पोर्शन जो है वो कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये जो सेक्शन सी है ये है लिटरेचर का आपका सेक्शन, जो कि है आपका टोटल 40 मार्क्स का। इसमें आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं, और जो आपकी पोम है उनसे रिलेटेड जो पैसेज हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, रीड एनी वन ऑफ एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो आपका चैप्टर है बिस्मिल्लाह खां, वहाँ से लिया गया है, और आपको फिर बाद में MCQs दिए गए हैं, तो आपको इसको रीड करना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of डुमराव इन बिहार। ठीक है, डुमराव में बिहार में जो है बिस्मिल्लाह खां वो गिल्ली डंडा एक पोंड जो है उसमें खेलते थे जब वो 5 साल के थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaitya, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। उसके बाद वो भोजपुरी उसमें जो है टेम्पल जाते थे, बिहारी जी के टेम्पल जाते थे और वहाँ पे फ्लूट बजाते थे, और उसके बाद उनको 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था बड़ा सा, बाय द लोकल महाराजा, उनकी तरफ से प्राइस मिलता था। दिस हैपन 80 years ago, ये 80 years पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उनको जो है बाद में बिस्मिल्लाह खान जी को जो भारत रत्न अवार्ड जो है वो मिला था। अब देखिए क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वाज 5 old so played Sehnai for the first time in Bihar, used to play गिल्ली डंडा near a pond in डुमराव। तो used to play गिल्ली डंडा near a pond in डुमराव, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। सेकंड है, व्हाट रिवार्ड वुड ही गेट फॉर सिंगिंग भोजपुरी चैत्या इन द टेम्पल। उनको क्या रिवार्ड मिलता था, सो उनको मिलता था एक बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम। ठीक है, उनको एक बड़ा सा लड्डू जो है वो मिलता था। नाउ नंबर थर्ड इज दिस हैपन्ड 80 years ago मीन्स, तो दिस हैपन्ड 80 years ago मीन्स इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका फोर्थ वन हो जाएगा डी। ही हैड बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। उनको भारत रत्न के लिए बहुत लंबा जो है सफ़र जो है वो करना पड़ा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न का ऑपोजिट क्या होगा, आपको जो वर्ड है पैसेज से वो जो है सेलेक्ट करना है मॉडर्न का ऑपोजिट। सो मॉडर्न का ऑपोजिट क्या होगा, मॉडर्न का ऑपोजिट सिविलियन, एंशिएंट, नियर बाय या एस्टेट। तो ऑपोजिट मॉडर्न का एंशिएंट हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंशिएंट। उसके बाद देखिए नंबर 5 है, व्हाट डज द फ्रेज द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार मीन। तो जो फ्रेज है द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार मीन, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक रेस्पेक्टेबल नेम अपने लिए कमाया। ही हैड अर्न अ रेस्पेक्टेबल नेम फॉर हिमसेल्फ, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए और में दिया गया है, टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो जो है वो क्या है, प्रेटी मंकी था, उसकी आईज जो है स्पार्क करती थी, स्पार्किंग होता है ट्विंकल करना, चमकना। विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट, उसके टीथ बिल्कुल वाइट थे। वॉज वेरी ऑफन डिस्प्ले इन ए स्माइल दैट थ्रेटन द लाइफ आउट ऑफ एडरली एंग्लो इंडियन लेडीज। तो एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ थे उनको वो डरा देती थी।
बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो ही हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। उसके हाथ जो है वो बिल्कुल ड्राई थे, जैसे बहुत सालों से जो सन है उसमें रख दिए गए हों, ऐसे सूखे हुए लगते थे। सो नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो आपको चैप्टर का नाम बताना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? द मिस एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो स्माइल जो है वो कैसी थी? डराने वाली थी, बिल्कुल फ्रेटन थी। एंड द वर्ड स्पार्कल्ड इन द पैसेज कैन बी रिप्लेस विद, जो वर्ड है स्पार्कल्ड उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सो इट कैन बी रिप्लेस विद ट्विंकल्ड। स्पार्कल का मतलब होता है चमकना, ट्विंकल्ड। नंबर 4 इज व्हाट वुड हैपन व्हेन टोटो स्माइल्ड। तो जब टोटो स्माइल करता था क्या था? तो वो जो है उसको डरा देता था जब वो स्माइल करता था एंग्लो इंडियन लेडीज़ को। इट स्केयर द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का तो डी हो गया, फोर्थ का सी हो गया। चलिए फिफ्थ कर लेते हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब टोटो हैंड। टोटो के हैंड जो है वो कैसे थे? तो टोटो के हैंड जो है वो बिल्कुल एकदम कैसे थे? सिविल थे, स्पाइसी थे, स्मूथ थे, ब्यूटीफुल थे। तो वो ब्यूटीफुल स्मूथ तो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल ड्राइड थे। तो शिविल्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है यहाँ पे पोम से। तो यहाँ पे दिया गया है 2 रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड, कि जो 2 रोड हैं वो डाइवर्स हो रही हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, और जो पोएट है उसको बहुत फील हो रहा है कि वो दोनों पे नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, कि मुझे एक पे ही जाना होगा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेंट इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। यानी यहाँ पे एक मैसेज है इस पोम में। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि आपको लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, एक ही तरफ जाना होता है, और आपके जो डिसीजन होते हैं उनमें आप बैक नहीं आ सकते। आपको जो रास्ता चुनना है वो बहुत सोच समझ कर चुनना है। ठीक है, एक तो होता है कि बिल्कुल डिफरेंट वे चुनना, एक जो सब कर रहे हैं वही काम करना। तो इस तरह का सेंट्रल आइडिया इस पोम का है। नाउ द कंपोजर ऑफ द अबो लाइन। तो जो ये लाइन है इसके कंपोजर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके कंपोजर हैं। सेकेंड वन इज व्हाट हैपन टू द रोड। रोड के साथ क्या हुआ? द रोड इज ब्रोकन, द रोड स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट पाथ, द रोड इज बेंट, द पोएट ट्रेवल्ड बोथ द रोड। तो रोड जो है वो क्या है? द रोड स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट पाथ। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, द फॉरेस्ट इज येलो बिकॉज द फ्लोर इज पेंटेड, द लीव्स आर येलो, द ब्रांचेज आर येलो, द स्काई वाज येलो। सो जो लीव्स हैं वो क्या थी? वो येलो थी। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट डज द पोएट फील सॉरी फॉर। जो पोएट है वो किसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं? वो सॉरी फील कर रहे थे कि वो दोनों पे नहीं जा सकते, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड। इसके लिए वो सॉरी फील करते हैं। फिफ्थ वन इज व्हाट डज बोथ इन लाइन टू रेफर टू। तो बोथ जो है वो किसके लिए रेफर हो रहा है यहाँ पे? सो यहाँ पे जो बोथ है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है द 2 रोड्स के लिए। ठीक है, 2 रोड्स के लिए यहाँ पे बोथ यूज़ किया जा रहा है। सी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आपको जो पोम दी गई है दोनों में से एक आपको करनी है। देखिए ध्यान से करेंगे, इसमें और दिया गया है तो कोई भी एक कर सकते हो। सो व्हेन द ह्यूमिड शेडो होवर ओवर ऑल द स्टेरिस्फियर एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो जब बारिश होती है तो कितना खुशी उसको मिलती है, कितनी हैप्पीनेस है। तो अलग अलग चीज़ों से वो अपनी हैप्पीनेस बता रहा है। तो इस बारे में ये पूरी पोम है। एंड आई होप आपने अब तो कर ही ली होगी क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। सो इसको आई डोंट थिंक सो कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आपको इसकी स्टोरी कंप्लीट पता होगी। तो एक बार क्वेश्चन आंसर जो है वो देख लेते हैं। द साउंड मेड बाय द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन इज, दैट इज़ द साउंड जो है कैसी साउंड हो रही थी जब वो ड्रॉप रेन की ड्रॉप वो गिर रही थी? तो पैटर साउंड हो रही थी। एंड ह्यूमिड शेडो स्टैंड फॉर। ह्यूमिड शेडो जो है वो किसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है? ह्यूमिड शेडो यानी शेडो का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लाउड्स हैं और उनके अंदर ह्यूमिडिटी है, यानी मतलब कि उनके अंदर क्या है कि वाटर है। तो वाटर लेडन क्लाउड्स के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है ह्यूमिड शेडो। थर्ड वन इज विच लाइन शोज द पोइट इज़ हैप्पी व्हेन इट रेन। कौन सी लाइन शो करती है कि पोइट जो वो बहुत हैप्पी है? तो यहाँ पे दिखा है ना कि जब पोइट हैप्पी है तो वो जो पिल्लो है उसको प्रेस करता है, तो वो दिखाया गया है। तो व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो की। तो ये लाइन है ये शो करती है कि द पोइट जो है वो बहुत हैप्पी है। नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्ट्रेंजा। आप देखिए राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं पोम के अंदर।
तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन देखिए यहाँ पे होवर है, इसको आप ए दे दीजिए। उसके बाद स्फीयर्स है, ये इससे नहीं मैच करता, इसको बी दे दीजिए। उसके बाद डार्कनेस है तो इसको सी दे दीजिए, ये भी मैच नहीं कर रहा। उसके बाद इसमें टीयर्स दिया गया है तो टीयर्स एंड स्फीयर्स ये मैच कर रहा है, तो इस लाइन को आप टीयर्स वाली को बी दोगे, ठीक है। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम हो गई है वो आपकी कौन सी हो गई है, ए बी सी बी, ये वाली जो है आपकी इसमें राइमिंग स्कीम हो जाएगी। तो ए बी सी बी वाली आपकी राइमिंग स्कीम है। देन आंसर विल बी बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ए बी सी बी। आफ्टर दैट व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन इट रेन, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू, क्या करना चाहता है पोएट जब रेन हो रही है। सो टू लाई डाउन एंड रिलैक्स, वो एकदम जो है आराम से रिलैक्स करना चाहता है, टू लाई डाउन एंड रिलैक्स। तो ए जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो चारों पैसेज हैं उनको अच्छे से कर लेंगे, मे बी आपका इनमें से कोई एक आ भी सकता है। और उसके बाद आते हैं आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर कोशिश हुई तो आपके लिए ज़रूर इस पर एक और वीडियो बना देंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो है आई होप आपने सारे लर्न कर ही लिए होंगे अब तक तो, ठीक है। सो देखते हैं, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।